नमस्कार। अगर भारत को समझना है तो उसकी नदियों को समझना ही होगा। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये तो भारत की जीवन रेखाएं हैं। चलिए आज इन्हीं नदियों की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी नदी की कहानी को असल में क्या चीज तय करती है? क्या उसकी लंबाई, या उसमें बहने वाले पानी की मात्रा, या फिर कुछ और? भारत के मामले में इसका जवाब है उसका जन्म स्थान। और बस यहीं से भारत की नदियों की दो विशाल और एक दूसरे से बिल्कुल अलग दुनियाएं शुरू हो जाती हैं। देखिए, भारत की नदियों को उनके जन्म की जगह के आधार पर दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो जो महान हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं, और दूसरी वो जो हजारों साल पुराने प्रायद्वीपीय पठार से जन्म लेती हैं। और यहीं पर इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क छिपा है। हिमालय से आने वाली नदियां ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, इसलिए उनमें साल के 12 महीने पानी रहता है, वो बारहमासी हैं। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां, वो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, तो जाहिर है वो मौसमी होती हैं। मतलब उनका स्वभाव उनके जन्म के साथ ही तय हो जाता है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं हिमालय से निकले इन बड़े बड़े दिग्गजों की। यहाँ तीन महान नदी प्रणालियां हैं जो पूरे उत्तर भारत को जिंदगी देती हैं और उसका भूगोल तय करती हैं। और इस महान त्रिमूर्ति में सबसे पहला नाम आता है भारत की सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली नदी का, गंगा। गंगा का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी बनकर निकलती है, लेकिन इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। वहां से पहाड़ों को चीरती हुई ये हरिद्वार में मैदानों में उतरती है, और फिर प्रयागराज में अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से इसका संगम होता है। और सफर यहीं खत्म नहीं होता, बांग्लादेश पहुंचकर ये बन जाती है पद्मा। अब उत्तर की दूसरी महान नदी प्रणाली की तरफ चलते हैं, सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी निकलती तो तिब्बत से है, पर इसकी असली ताकत है पंचनद, यानी 5 बड़ी सहायक नदियों का समूह। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें चिनाब सबसे बड़ी है। ये सारी नदियां मिलकर एक इतना विशाल नेटवर्क बनाती हैं जो एक बहुत बड़े इलाके को सींचता है। और देखिए, सिंधु सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये भू राजनीति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि आज भी दुनिया की सबसे अहम जल बंटवारा संधियों में से एक गिनी जाती है, जो इस क्षेत्र में तनाव और सहयोग दोनों को ही परिभाषित करती है। और अब इस त्रिमूर्ति की आखिरी नदी, एक ऐसी नदी जिसे कई नामों और कई रूपों से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। ये नदी एक घुमक्कड़ की तरह है जो अपनी यात्रा में कई पहचान बदलती है। तिब्बत में जहां से ये निकलती है, इसे त्सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है शोधक। फिर जब ये एक तेज मोड़ लेकर भारत के अरुणाचल में दाखिल होती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, और अंत में पद्मा यानी गंगा से मिलकर ये मेघना का रूप ले लेती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए समुद्र में समा जाती है। तो चलिए अब हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर भारत की दूसरी नदी दुनिया की ओर चलते हैं। ये हैं प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन नदियां, जो सही मायनों में दक्षिण की जीवन रेखाएं हैं। प्रायद्वीप की हर नदी की अपनी एक अलग ही पहचान है। सबसे पहले गोदावरी, जो दक्षिण की सबसे लंबी नदी है और जिसे सम्मान से वृद्धगंगा भी कहते हैं। फिर आती है कृष्णा, जो तुंगभद्रा जैसी सहायक नदियों से मिलकर विशाल हो जाती है। महानदी पर बना है मशहूर हीराकुंड बांध, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा का दर्जा दिया गया है। अब जरा नर्मदा और तापी को देखिए, ये बाकी सबसे अलग हैं। ये पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में जाने के बजाय एक भ्रंश घाटी यानी एक रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। और हाँ, एक और अनोखी नदी है माही। ये कर्क रेखा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। कमाल है ना, हर नदी की अपनी एक अलग कहानी। लेकिन इन नदियों की कहानी सिर्फ इनके भूगोल तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक पहलू भी है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। सिंधु की कई सहायक नदियों के वैदिक काल में अलग नाम थे जो आज भी इतिहास में गूंजते हैं। जैसे झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था, जिसके किनारे सिकंदर ने युद्ध लड़ा था। चिनाब अस्किनी थी, रावी परुष्णी थी, और ब्यास को विपाशा कहा जाता था। ये नाम आज के भूगोल को उसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ते हैं। तो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक हमने भारत की इन 2 अलग अलग नदी दुनियाओं का सफर किया। आखिर ये यात्रा हमें क्या सिखाती है? बात बहुत सीधी है।
चाहे कोई नदी हिमालय की बर्फ से जन्मी हो या प्रायद्वीप की मानसूनी बारिश से, हर नदी उस जमीन की कहानी कहती है जिससे होकर वो गुजरती है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये भारत के परिदृश्य, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास की धमनियां हैं। लेकिन ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस बदलते हुए मौसम और बढ़ते प्रदूषण के दौर में इन जीवन रेखाओं का भविष्य क्या होगा? इनकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? ये शायद हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करेगा।